नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज नेटवर्क। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब मोदी ने रात को ईरान में फोन घुमाया और टॉप लीडरशिप से उनकी बातचीत हुई। पिछले दिनों जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका और इजराइल को धूल चटाई है, उससे ट्रंप और नेतन्याहू के अक्ल ठिकाने लग गए हैं। अब दोनों देश ईरान के आगे सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या ट्रंप और नेतन्याहू की हार देखकर मोदी ने अपनी गलती मान ली है या फिर राहुल गांधी की चेतावनी मोदी पर काम कर गई है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बीती रात पीएम मोदी ने खुद बताया है कि उनकी ईरान की टॉप लीडरशिप से बातचीत हुई है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जंग के इतने दिनों के बाद मोदी को ईरान में फोन घुमाना पड़ा, और इस दौरान उनकी क्या बातचीत हुई और इस फोन कॉल से क्या मायने हैं, सब बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। मोदी जी जो खास तौर पर अमेरिका और इजराइल की चमचागिरी में लगे हुए थे, जो ईरान के सुप्रीम लीडर के मरने पर खामोश हो गए थे, जो जंग से ठीक पहले इजराइल पहुंचकर मेडल पहन रहे थे, नेतन्याहू से अपनी दोस्ती के किस्से बना रहे थे, हंसते हुए हाथ पकड़ रहे थे, गले मिल रहे थे, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल बीते शाम मोदी जी को अचानक से ईरान का ख्याल आ गया? क्या ट्रंप और नेतन्याहू की हार देखकर मोदी जी ने पाला बदलने की सोच ली है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? देखिए, जब इजराइल से लौटने के बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर धावा बोला, तब तक मोदी बिल्कुल भी खामोश थे, कुछ भी नहीं बोला। जंग के अगले दिन ही जब ईरान पर हमले के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई की मौत की खबर सामने आई, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। दुनिया भर के नेताओं ने इस पर अपनी अच्छी बुरी सभी तरह की प्रतिक्रिया दी, लेकिन हमारे विश्व गुरु मोदी जी ने इतने बड़े नेता के मारे जाने पर श्रद्धांजलि देना तो दूर की बात, एक पोस्ट तक नहीं किया। जिस आयतुल्ला खामेनेई को मोदी जी ने कभी कुरान भेंट की थी, उसको उन्होंने ऐसा भुला दिया जैसे वो कभी मिले ही नहीं थे। भारत में विपक्ष ने इसको लेकर मोदी जी को घेरा। भारत और ईरान से पुराने रिश्ते याद दिलाए गए, लेकिन मजाल थी कि मोदी जी अपने दोस्तों के दुश्मन के लिए कुछ बोल पाए। यहाँ से भारत की बदलती विदेश नीति सामने आने लगी। भारत जो हमेशा अपना न्यूट्रल स्टैंड लेता था, वो अब अमेरिका और इजराइल का पिटूट नजर आने लगा। बाकी कसर अमेरिका और इजराइल ने पूरी कर दी। उधर से नेतन्याहू बोलने लगे कि उनकी मोदी से फोन पर बात हुई है और भारत इजराइल के साथ है। उधर अमेरिका हमें खुला परमिशन देने लगा कि 1 महीने के लिए तेल रूस से खरीद सकते हैं। लेकिन क्या भारत के इस स्टैंड से उसको फायदा हुआ? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ईरान ने अकेले ही इजराइल और अमेरिका की नाक में दम करके रख दिया। ट्रंप जो सोचे बैठे थे कि 2 दिन में जंग खत्म हो जाएगी, उनको मुंह की खानी पड़ गई। ईरान ने पहले तो अरब देशों को शांत करा दिया, फिर अरब, इजराइल और अमेरिका पर एक के बाद एक हमले करके उसका पूरा हौसला पस्त कर दिया। हालत ये हो गई कि अब ट्रंप और नेतन्याहू दोनों जंग को रोकने के लिए ईरान के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि वो अभी 10 साल और जंग लड़ सकता है। उधर ईरान ने जो जंग के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद किया, उससे भी दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 40% से 50% हिस्सा इसी रास्ते से आयात करता है। यही कारण है कि जब से ईरान ने इस रास्ते को रोका है और दुनिया भर के जहाजों के साथ भारत के भी जहाजों पर बंधक बनाया है, भारत पर एक बड़ा संकट गहराने लगा है। भारत में तेल की कीमतें बढ़ सकती है और ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। यही कारण है कि अब मोदी को ईरान से डर लगने लगा है और अब वापस से वो ट्रंप और नेतन्याहू को भूलकर उनको ईरान से बातचीत करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों ने पिछले कुछ दिनों में 3 बार बातचीत की है। जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा गया कि क्या ईरान ने भारत जाने वाले जहाजों को अनुमति दे दी है, तो इस पर उन्होंने कहा कि फिलहाल इस पर ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगा। अब देखिए कि जब मोदी जी के मंत्रियों और अधिकारियों से बातचीत नहीं बनी, तो मोदी को खुद आगे आना पड़ा और ईरान के राष्ट्रपति से बात करनी पड़ी। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियन से फोन पर हुई बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मिडिल ईस्ट में गंभीर स्थिति पर ईरानी राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियन के साथ बातचीत हुई। क्षेत्र में तनाव में वृद्धि, नागरिकों की जान माल की हानि और नागरिक ढांचागत सुविधाओं को हुए नुकसान को लेकर गहरी चिंता जताई। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और संरचना तथा ऊर्जा के निर्बाध
निर्बाध परिवहन की आवश्यकता भारत की सर्वोच्च प्राथमिकताएं बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत में मैंने शांति और स्थिरता को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया, साथ ही संवाद और कूटनीति की अपील की है। अब देखिए कि मोदी जी चाहते तो पहले भी ईरान के राष्ट्रपति को फोन करके बातचीत कर सकते थे, लेकिन मोदी जी जंग के दौरान कई अरब देशों से बातचीत कर सकते थे। लेकिन अब तक मोदी जी किसका इंतजार कर रहे थे? क्या इसके लिए भी ट्रंप से उनको परमिशन चाहिए होती है? क्या मोदी पहले ही बातचीत कर लेते और न्यूट्रल रहते तो क्या भारत को यह दिन देखना पड़ता? क्या रूस और चीन की तरह ईरान भारत को भी अपने जहाज ले जाने की परमिशन न देता? क्या जिस तरीके से भारत में एलपीजी को लेकर हाहाकार मचा है वो होता? क्या हमें और आपको गैस के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता? वो तो भला हो हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का, जिन्होंने कल संसद के अंदर मोदी को एहसास दिला दिया कि भारत में बड़े संकट की शुरुआत होने जा रही है। इसके साथ ही जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने संसद के अंदर ही मोदी के मंत्री हरदीप पुरी के सामने एप्स्टीन का नाम लिया, उसने भी तहलका मचा दिया। We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. Oh. Sir, I'm talking about oil security, sir. Sir, I'm talking about oil national. I'm talking about economic security, sir. Sir, here I have a document which shows that his daughter has received money from George Soros. अब देखिए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे ही राहुल ने एप्स्टीन का नाम लिया, कैबिनेट को मिर्ची लग गई। शायद इसका असर हरदीप पुरी के साथ साथ मोदी जी पर भी पड़ा होगा। तो क्या इसी हड़बड़ी में मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति को जल्दी से फोन मिलाया और राहत की भीख मांगी, या फिर कोई और वजह है? कुल मिलाकर सवाल यही उठता है कि आखिर भारत की विदेश नीति में ये अचानक बदलाव क्यों दिखाई दे रहा है? जब जंग की शुरुआत हुई थी तब भारत की तरफ से साफ और मजबूत बयान सामने नहीं आया। उस समय सरकार की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए थे कि क्या भारत अपनी पारंपरिक न्यूट्रल नीति से हटकर किसी एक पक्ष की तरफ झुक रहा है। लेकिन अब जब हालात बिगड़ने लगे तो तेल सप्लाई पर खतरा मंडराने लगा और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर संकट दिखाई देने लगे, तब खुद प्रधानमंत्री को आगे आकर ईरान से बातचीत करनी पड़ी। यानी जो बातचीत पहले कूटनीतिक स्तर पर आसानी से हो सकती थी, वो अब दबाव और मजबूरी के माहौल में करनी पड़ रही है। यही वजह है कि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि अगर भारत शुरुआत से ही संतुलित और न्यूट्रल रुख अपनाता तो शायद आज ये स्थिति पैदा ही नहीं होती। भारत और ईरान के रिश्ते दशकों पुराने रहे हैं, ऐसे में संवाद का रास्ता पहले ही खुला रहता। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान की लीडरशिप के बीच हुई ये बातचीत आगे क्या असर डालती है। क्या इससे भारत के जहाजों और तेल सप्लाई का रास्ता साफ होगा? क्या मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत अपने हितों को सुरक्षित रख पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस घटनाक्रम के बाद भारत अपनी विदेश नीति में फिर से वही संतुलन और स्वतंत्रता दिखा पाएगा जिसके लिए वो कभी जाना जाता था। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।